हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की मशहूर और गरीब रह जाने वाली रियासत बिहार की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये भारतीय रियासत कहने को तो एरिया के लिहाज से बहुत बड़ी है, मगर यहाँ भारत की दूसरी रियासतों के उलट इंडस्ट्रीज, कारोबार और रोजगार ना होने के बराबर हैं। रियासत बिहार से जो करीब तरीन सी पोर्ट माना जाता है, उसका नाम हल्दिया वेस्ट बंगाल है, जो बिहार से तकरीबन 700 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। रियासत बिहार के एक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक मरतबा कहा था कि बिहार में इंडस्ट्रीज इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि इसके करीब तरीन मौजूद सी पोर्ट भी 700 किलोमीटर दूर है। उनकी इस बात को रिजेक्ट करने के लिए यही बात काफी है कि भारत में बिहार जैसी ही और कई लैंड लॉक्ड रियासतें मौजूद हैं कि जहां इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की भरमार है। मसलन भारतीय रियासत पंजाब, जहां आज से एक साल पहले तक 10,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, हरियाणा में 7,000, मध्य प्रदेश में 4,000 और बिहार में 0 इंडस्ट्री थी। अब सवाल यह है कि भारत की इतनी बड़ी रियासत में आखिर प्राइवेट इंडस्ट्री क्यों नहीं बन पाई है? वहाँ इतनी बेरोजगारी, भूखमरी और गुर्बत क्यों है? और ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? आज के इस वीडियो में हम आपको पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत बिहार के बारे में कुछ बहुत ही अहम बातें बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम दिलचस्प वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय रियासत बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने की सबसे बड़ी वजह वहां इंडस्ट्रीज के लिए जमीन खरीदने के लिए पेश आने वाली मुश्किलात हैं। इन इंडस्ट्रीज ने चाहे जमीन वहां के लोकल जमींदारों से खरीदनी हो या स्टेट सरकार से, उनके लिए सबसे मुश्किल चीज वो लंबा प्रोसेस होता है कि जिसकी वजह से वो वहां काम ना करने का फैसला कर लेते हैं। अक्टूबर 2020 में उस वक्त के बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर सुशील मोदी ने कहा था कि कोई भी बड़ी इंडस्ट्री बिहार नहीं आना चाहती क्योंकि इन्हें सरकार कोई जमीन दे ही नहीं पाती, और इसकी सबसे बड़ी वजह रियासत बिहार का एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी होना है। इस रियासत के 80% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। बिहार के ज्यादातर जमीनों के मालिक कोई बहुत बड़े अमीर कबीर या लैंड लॉर्ड लोग नहीं, बल्कि वहां पर छोटे किसानों के पास ही थोड़ी थोड़ी जमीनें हैं जिन पर वो काश्तकारी करके अपनी जिंदगी का पहिया चलाते हैं। यानी अगर बिहार में काम करने के लिए कोई कंपनी 20 हेक्टेयर की जमीन खरीदना चाहती है तो इस कंपनी और भारतीय सरकार को 20 अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ेगी, जबकि वहां के तमाम किसानों की सारी जिंदगी का दारोमदार इनकी इसी छोटी छोटी जमीन पर ही डिपेंडेंट है। यही वजह है कि वो इस बारे में फिक्रमंद रहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी जमीन बेच दी तो फिर वो खाएंगे कहां से और कमाएंगे कहां से। अब रियासत बिहार के पीछे रह जाने की एक और वजह को समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला समझना होगा कि अगर किसी एक शहर, गाँव या इलाके में मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करने के माहिरीन इकट्ठे हो जाते हैं तो वो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी फील्ड के काम को फैलाना शुरू कर देंगे और नतीजतन वहां तालीम, रोजगार, सेहत और दूसरी सहूलतें ज्यादा मिलने लगेंगी। यानी इन स्किल्ड लोगों की वजह से वहां एक ऐसी कम्युनिटी बन जाती है कि जहां कई कंपनीज आना चाहती हैं। मसलन इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के हवाले से बेंगलोर कैसे इतने बुलंद मकाम या तरक्की तक पहुंचा? अब इसकी वजह ये नहीं है कि बेंगलोर में बिहार की निस्बत लेबर या जमीन सस्ती है, क्योंकि ये दोनों चीजें आज भी बिहार में बेंगलोर की निस्बत बहुत सस्ती हैं। तो फिर कभी सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बिहार के बजाय बेंगलोर में क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि इन कंपनीज को बिहार के बजाय बेंगलोर में स्किल्ड लेबर आसानी से मिल जाती है। भारतीय रियासत बेंगलोर अगर आज आईटी हब है तो इसे इस मकाम तक पहुंचने में सिर्फ कुछ दिन ही नहीं लगे हैं, बल्कि यहां आज से कई साल पहले टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स बनना शुरू हुए थे। जैसा कि असरू ने भी अपना काम बेंगलोर में शुरू किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज भी बेंगलोर में बनी, और इसी वजह से ही भारत का जो स्किल्ड टैलेंट था वो बेंगलोर में जमा होना शुरू हो गया। बिल्कुल सेम यही कहानी रियासत हरियाणा के गुड़गांव और तमिलनाडु की तेरुपुर की भी है। इन दोनों रियासतों की हुकूमतों ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जमीनें खरीदने के लिए सब्सिडी दी थी। हालांकि ये वही इलाके हैं कि जहां इन इंडस्ट्रीज के आने से पहले सिर्फ बंजर जमीनें हुआ करती थी। आज से तकरीबन 40 साल पहले हरियाणा सरकार ने मारुति को गुड़गांव में अपना प्लांट लगाने के लिए इन्वाइट किया था। जैसे ही वहां फैक्ट्री बनी तो वहां काम करने के लिए लेबर आने लगी, पढ़े लिखे लोग आना शुरू हुए, वर्कशॉप्स बन गई, लोग गाड़ियां ज्यादा खरीदने लगे, और इन्हीं सब चीजों को देखकर दूसरी फैक्ट्रियों ने भी अपने प्लांट्स यहां लगाना शुरू कर दिए। अब यही सब कुछ आखिर रियासत बिहार में क्यों नहीं हो पाया है? इसकी कुछ अहम वजूहात जो आज तक सामने आई हैं, उनमें से एक तो बिहार की रेपुटेशन अच्छी ना होना है, और इसके पीछे की वजह बिहार की पुरानी तारीख को माना जाता है। पिछले 30 साल के दौरान कई स्मॉल और बड़ी इंडस्ट्रीज बिहार में काम को रोककर बंद हो चुकी हैं। इनमें कई शुगर मिल्स हैं और कई राइस मिल्स। मसलन 1960 में रियासत बिहार पूरे भारत की 40% चीनी प्रोड्यूस किया करती थी, मगर 2022 तक पहुंचते पहुंचते ये 40% सिर्फ 2% तक पहुंच चुका थी।
1990 के दौरान बिहार में तकरीबन 2000 राइस मिल्स और 15 से ज्यादा शुगर मिल्स बंद हो गई थी। कुछ शुगर फैक्ट्रीज इसलिए बंद हुई क्योंकि भारतीय हुकूमत ने इन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया था और जो बाकी फैक्ट्रीज थी उन्हें वसूली और भत्ताखोरी की वजह से बंद होना पड़ा। और यही वजह है कि भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने बिहार हुकूमत को बताकर रखा हुआ है कि जब तक बिहार की रेपुटेशन ठीक नहीं होगी तब तक वहां कारोबार करना या इंडस्ट्री चलाना तकरीबन नामुमकिन है। रियासत बिहार में इंडस्ट्री को लेकर आने और चलाने में नाकामी एक और वजह यह भी है कि बिहार की स्टेट सरकार ने एक बिजनेस पॉलिसी बनाने का फैसला भी कर लिया। इसके लिए मशावरत भी की गई मगर इस पर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। 2006 में नीतीश कुमार ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेकमेंड की थी जिसके तहत वो फैक्ट्रीज को ऑफर कर रहे थे कि वो अपना कारोबार रियासत बिहार में भी लेकर जाएं, जिसके बाद कई कारोबारी लोगों ने बिहार में भारी इन्वेस्टमेंट की, अपने दफ्तर बनाए, अपना अमला और मजदूर भी लेकर गए, मगर इनको वो सेंटीमेंट दिए ही नहीं गए कि जिनका वादा बिहार की सरकार ने किया था। 2020 में पटना हाई कोर्ट ने इस हवाले से सरकारी अथॉरिटीज को हुक्म दिया कि जिन सब्सिडीज का वादा किया गया था वो पूरी की जाएं, लेकिन इस अदालती हुक्म के बावजूद भी उन इन्वेस्टर्स के लिए कोई काम नहीं किया गया। फिर 2015 में भी इसी हवाले से सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी में कहा गया कि पहले फैक्ट्रीज के मालिक बिहार में जाकर अपनी फैक्ट्रीज सेटल करें और इसके बाद सब्सिडी की मांग करें, मगर बिजनेस ओनर्स का ट्रस्ट लेवल पहले ही बहुत ज्यादा गिर चुका था, लिहाजा ये पॉलिसी भी नाकाम हो गई। इसके बाद बिहार के पीछे रह जाने की एक और बड़ी वजह यह भी थी कि बिहार के अमीर कबीर लोगों ने इस रियासत को छोड़कर दूसरी रियासतों में जाना शुरू कर दिया। ऊपर से लालू प्रसाद ने भी रही सही कसर अपनी गलत सियासत करके पूरी कर दी। जनवरी 2022 में बीबीसी ने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की। उस रिपोर्ट का नाम रखा गया था बिहार में बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज, आप ग्रेजुएट्स को पकौड़े तलने को क्यों कह रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया की सबसे पसमानदा तरीन रियासतों में से एक में बेरोजगारी और नौकरी के हसूल पर शुरू होने वाले फसादात 3 दिन तक जारी रहे। इस फसाद की एक वजह यह भी थी कि तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने इंडियन रेलवे में 35,000 नौकरियों के लिए दरख्वास्तें दे रखी थी। इन दरख्वास्त गुजारों ने इल्जाम आयद किया कि इस पूरे अमल में शफाफियत नहीं थी बल्कि मुश्किलात ही मुश्किलात थी। इनमें से एक मुश्किल ये भी थी कि ज्यादा तालीम याफ्ता लोगों को भी इजाजत दी गई थी कि वो कम तालीम वाली नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन मुश्किलात ने गुस्से और मायूसी को जन्म दिया। तालिब इल्मों ने ट्रेनें रोक दी और कई कोचेस को आग लगा दी। पुलिस ने जवाब में हवाई फायरिंग की और मुजाहिरीन पर डंडे बरसाए। रेलवे ने भर्ती का अमल ही रोक दिया और दरखास्त गुजारों को खबरदार किया कि आइंदा के लिए इन पर हर किस्म के रेलवे मुलाजमत टेस्ट देने की पाबंदी लगा दी जाएगी। एक अखबार ने लिखा कि ये मुजाहिरे सिर्फ नौकरियों की कमी पर नहीं बल्कि ये इस बोझ की गवाही दे रहे हैं जो नौजवानों पर पड़ रहा है। इन मुजाहिरीन में से एक ने बताया कि वो किसान का बेटा है जिसने जमीन बेचकर उसे पढ़ाया लिखाया। उनकी माँ बीमार पड़ने पर दवाएं नहीं खरीदती थी ताकि बेटे के शहर में रहने के लिए किराए और प्राइवेट कोचिंग क्लासेस के लिए रकम बच जाए। उन्होंने 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से किए गए उस तबसरे पर तंज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह पकोड़े की छोटी सी दुकान खोलना भी एक नौकरी है। वो पूछते हैं आप ग्रेजुएट्स को पकोड़े तलने को क्यों कह रहे हैं। नौजवान के गुस्से और पुरतशद्दुद मुजाहिरों ने इंडिया में बेरोजगारी के बढ़ते हुए बहरान की जानिब तवज्जो दिलवाई। बहुत से अफराद का ख्याल है कि बिहार और हमसाया रियासत उत्तर प्रदेश में मुलाजमतों के इम्तिहानात के दौरान होने वाले फसादात हुक्काम के लिए एक लम्हा फिक्रियां हैं। इन दोनों रियासतों में बेरोजगार अफराद की तादाद इंडिया में कुल तादाद का 1/4 हिस्सा है। दिसंबर में इंडिया में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 8% तक बढ़ गई थी। ये शरह 2020 और 2021 के बेशतर हिस्से में 7% से ज्यादा थी। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि मौजूदा शरह कम अज कम पिछली 3 दहाइयों में बेरोजगारी की शरह से कहीं ज्यादा है। काम करने वाली आबादी में नौकरी के मतलाशी अफराद की तादाद में कमी आई है। 15 से 24 साल की उम्र के सिर्फ 27% लोग या तो काम कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में हैं। कोई शख्स जितना ज्यादा तालीम याफ्ता होगा उतना ही ज्यादा इम्कान है कि वो बेरोजगार रहेगा क्योंकि वो कम तनख्वाह वाली और मामूली मुलाजमतें लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इंडिया की अफरादी कुव्वत में 15 साल और इससे ज्यादा उम्र की खवातीन की शरह दुनिया में सबसे कम है। 18 से 29 साल की उम्र के नौजवान बेरोजगारी का शिकार हैं। लेबर इकोनॉमिस्ट राधिका कपूर के मुताबिक चूंकि ज्यादातर नौजवान स्कूलों और कॉलेजों में जाते हैं लिहाजा पढ़े लिखे नौजवानों में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है। वो बताती हैं कि ये कोई नया मसला नहीं है बल्कि काफी अरसे से चला रहा है। इंडिया में नौजवानों के लिए काफी तादाद में मुलाजमतें और बेहतर नौकरियां पैदा नहीं हो रही। लेबर सर्वे से पता चलता है कि 1/4 नौजवान घर बैठे बगैर मुआवजा खानदानी काम कर रहे हैं या फैमिली को मदद फराहम कर रहे हैं और 7 इम्तिहानात की तैयारी करते हैं। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 1/3 के पास बाकायदा मुलाजमतें थीं लेकिन इनमें से 75% के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट या तहरीरी मुआहदा नहीं था। इसके अलावा 60% सोशल सिक्योरिटी के अहल नहीं थे। डॉक्टर कपूर का कहना है कि सरकारी मुलाजमतों के लिए हंगामा आराई ये भी जाहिर करती है कि इंडिया के नौजवान मामूली और कमजोर नौकरियों के बजाय मजबूत और महफूज मुलाजमतों को तरजीह देते हैं। वो कहती हैं कि बहुत ज्यादा गैर
यकीनी है, जिसमें कैरियर बनाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक पढ़ा लिखा नौजवान ये सब नहीं चाहता। गिग इकोनॉमी को ग्लैमराइजिंग करना या इसकी तशहीर बेरोजगारी के मसले का हल नहीं है। बिहार जैसे शहरों में ज़राअत में आने वाले बहरान ने भी बेरोजगारी को बढ़ाया है। काबिल काश्त ज़मीनें कम होती जा रही हैं, जिसके साथ काश्तकारी गैर मुनाफा बख्श होती जा रही है। अपने बच्चों को प्राइवेट कोचिंग के लिए शहरों में भेजने के लिए काश्तकारों के खानदान ज़मीनें बेच रहे हैं और कर्ज ले रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनकी पहली नस्ल पढ़ रही है और इस बेरोजगारी वाली मुईशत में वो वाइट कॉलर नौकरियों के ख्वाहिशमंद हैं। सरकारी स्कूल और कॉलेज इन तलबा में एतमाद की कमी को पूरा नहीं कर पाते। बिहार में पटना की सड़कें प्राइवेट कोचिंग स्कूलों के इश्तिहारात से भरी पड़ी हैं, जो सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहान पास करवाने का वादा करते हैं। अब उस्ताद अपने तालिब इल्मों को बता रहे हैं कि हुकूमत के पास कोई नौकरी नहीं है। हंगामों को भड़काने के इल्जाम में कोचिंग स्कूलों के 6 उस्ताद का नाम पुलिस रिपोर्ट में दर्ज किया गया। बिना किसी लीडर और क़यादत के इस हफ्ते होने वाले हंगामे ये भी जाहिर करते हैं कि इंडिया की सियासी जमातें किस तरह मुलाजमतों के बहरान से निपटने में नाकाम हो रही हैं। बिहार के मुश्तिल तलबा का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके एहतजाज पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद वो सड़कों पर निकलने पर मजबूर हुए। इंडिया के शहरों में होने वाली तहकीक से पता चलता है कि मुलाजमतों की कमी घरेलू तशद्दुद का बाइस बन रही है। यहाँ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सन 1975 में जो हंगामे एमरजेंसी का बाइस बने थे और वजीर आजम इंदिरा गांधी ने शहरी आज़ादियों को मुअत्तल करके हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया था, उनका सबब बेरोजगारी और महंगाई थी। एमरजेंसी के शुरू के दिनों में किए गए एक सर्वे से पता चलता है कि 18 से 24 साल की उम्र के तकरीबन 24% नौजवान बेरोजगार थे और इसके बाद अब सबसे बड़ा एहतजाज बिहार में हुआ है।